देखिए, इतिहास में ना कुछ लोग सिर्फ आते जाते नहीं हैं। वो एक तूफान की तरह आते हैं और सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट वो एक ऐसा ही नाम है। सोचिए, एक मामूली सा सैनिक और उसने उठकर पूरे यूरोप का नक्शा अपनी मर्जी से बनाया और मिटाया भी। तो आइए आज समझते हैं इस साम्राज्य की इस असाधारण कहानी को। ये शब्द ये उसी नेपोलियन के हैं जिसकी तलवार ने लाखों का खून बहाया था। है ना अजीब बात? और जानते हैं, यही जो विरोधाभास है ना, यही उसके व्यक्तित्व की चाबी है। वो असल में समझता था कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि विचारों और इच्छा शक्ति में होती है। और बस यही एक सोच थी जो उससे एक साधारण सैनिक से बहुत, बहुत ज्यादा बनाती थी। सच कहूं तो ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, एक आम आदमी जो अपने दम पर, अपनी काबिलियत और एम्बिशंस के दम पर बादशाह बनता है और फिर अपनी ही गलतियों से सब कुछ गवा बैठता है। यही तो है नेपोलियन की पूरी यात्रा, अर्श से फर्श तक की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, कोर्सिका का एक साधारण सा लड़का जिसका फ्रेंच बोलने का एक्सेंट तक साफ नहीं था, वो भला फ्रांस का सम्राट कैसे बन गया? देखिए, उसकी कहानी किसी महल से शुरू नहीं होती, बल्कि एक आम इटालवी परिवार से होती है। और यही बात उसे इतिहास में सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। और पता है, उसकी शुरुआत कोई जीनियस वाली नहीं थी। अपनी क्लास में वो 58 में से 45th नंबर पर था। लेकिन हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ्स और हिस्ट्री जिनमें उसकी पकड़ कमाल की थी। उसके एक टीचर ने तो ये तक कह दिया था कि वो एक बेहतरीन नाविक बनेगा। अब उन्हें क्या पता था कि ये लड़का तो जमीन पर ही समंदर जैसी लहरें पैदा करने वाला है। और फिर आया इतिहास का वो तूफान जिसने नेपोलियन को उड़ने का मौका दे दिया। और वो तूफान था फ्रांसीसी क्रांति। और भई, उसने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। टूलोन में अपनी तोपों से दुश्मनों को भगा दिया और पेरिस में विद्रोहियों को कुचलकर नई रिपब्लिक को बचाया। बस इन दो जीतों ने ये एकदम साफ कर दिया था कि ये नौजवान ये सिर्फ एक सैनिक नहीं है, बल्कि ये फ्रांस का भविष्य है। सिर्फ 24 साल की उम्र। सोचिए, इस उम्र में ब्रिगेडियर जनरल, ये कोई मामूली प्रमोशन नहीं था, ये एक धमाका था। इस एक पद ने नेपोलियन को फ्रांस के हजारों गुमनाम सैनिकों की भीड़ से निकाला और सीधा सत्ता के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हम नेपोलियन के सफर के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वो सिर्फ एक जनरल नहीं रहा, बल्कि यूरोप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। उसका असर फ्रांस की सीमाओं से कहीं कहीं आगे तक फैल चुका था। इटली में उसकी जीत ने तो उसे हीरो बना दिया। फिर उसकी नजरें गईं मिस्र पर, जहां वो सिकंदर की तरह एक पूर्वी साम्राज्य बनाने का सपना देख रहा था। लेकिन यहीं पर समुंदर ने उसे अपना पहला सबक सिखाया। नील नदी की लड़ाई में ब्रिटेन के एडमिरल नेल्सन ने उसके पूरे बेड़े को डुबो दिया। मानो ये याद दिला रहे हों कि जमीन का बादशाह अभी समुंदर का स्वामी नहीं बना है। लेकिन कमाल की बात देखिए, मिस्र में हार के बावजूद फ्रांस में उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। उसने बस इसी का फायदा उठाया। 1799 में तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। और फिर आया 1804 का वो ऐतिहासिक दिन। उसने पोप को पेरिस को बुलाया, लेकिन ताज उनसे लेने के बजाय खुद अपने सिर पर रख लिया। मैसेज एकदम क्लियर था, नेपोलियन किसी भगवान का नहीं, बल्कि अपनी खुद की इच्छा शक्ति का सम्राट था। लेकिन पता है, नेपोलियन की असली विरासत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसकी कलम थी, नेपोलियनिक कोड। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, ये अपने आप में क्रांति थी। इसने हजारों साल पुराने उस सामंती सिस्टम को खत्म कर दिया और पहली बार ये प्रिंसिपल स्थापित किया कि कानून के सामने हर नागरिक बराबर है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। और आज भी दुनिया के कई देशों के कानून इसी की नींव पर टिके हैं। और ये उसकी मिलिट्री जीनियस का शिखर था। ऑस्टलिट्स की लड़ाई, इसे 3 सम्राटों की लड़ाई भी कहते हैं। इसमें नेपोलियन ने अपनी चालाकी से ऑस्ट्रिया और रूस की विशाल सेनाओं को धूल चटा दी। और इस एक जीत ने यूरोप पर उसके दबदबे को पत्थर की लकीर बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। हर साम्राज्य की तरह नेपोलियन के साम्राज्य में भी दरारें पड़ने लगीं। और जानते हैं, ये दरारें किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद नेपोलियन की 2 बड़ी घातक गलतियों ने पैदा की थीं। और यही उसके पतन का कारण बनी। तो उसकी पहली बड़ी भूल थी ब्रिटेन के खिलाफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लागू करना। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड था। मकसद था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया जाए।
लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जब स्पेन और पुर्तगाल ने इसे मानने से मना कर दिया तो नेपोलियन ने उन पर हमला कर दिया और यहीं से एक बहुत महंगा और लंबा युद्ध शुरू हो गया। और फिर आई उसकी दूसरी और सबसे घातक गलती। अपनी उसी इकोनॉमिक ब्लॉकेड को जबरदस्ती लागू करवाने के लिए उसने 1812 में रूस पर हमला करने का फैसला किया। और ये एक ऐसा फैसला था जो उसके साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ये अभियान इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री डिजास्टर्स में से एक गिना जाता है। सोचकर देखिए, नेपोलियन 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर रूस में घुसा था और जब वो लौटा तो उसके साथ लड़ने लायक सिर्फ 10,000 सैनिक बचे थे। बाकी सब या तो मारे गए या फिर रूस की उस बर्फीली जमीन में हमेशा के लिए दफन हो गए। रूस में मिली इस भयंकर हार से कमजोर पड़ चुके नेपोलियन के दुश्मन अब सब एकजुट हो गए। ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया की मिलीजुली सेना ने पेरिस पर धावा बोल दिया और आखिरकार नेपोलियन को सिंहासन छोड़ने और एल्बा द्वीप पर देश निकाला झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नेपोलियन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके करियर का आखिरी और शायद सबसे नाटकीय चैप्टर अभी बाकी था। एक ऐसा चैप्टर जो इतिहास पर उसकी छाप को हमेशा के लिए तय करने वाला था। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ 11 महीने की कैद के बाद वो एल्बा से भाग निकला, फ्रांस वापस आया और बिना एक भी गोली चलाए सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। ये उसकी करिश्माई शक्ति और लोगों पर उसके असर को दिखाता है। इतिहास में इस दौर को 100 दिन या द 100 डेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसका ये दूसरा शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। यूरोप की सारी शक्तियां फिर से उसके खिलाफ एक हो गईं और 18 जून 1815 को बेल्जियम के वॉटरलू में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की अगुवाई वाली सेना ने उसे अंतिम और निर्णायक हार दी। कहते हैं कि उस दिन हुई भारी बारिश और कीचड़ ने भी उसकी हार में एक बड़ा रोल निभाया था। वॉटरलू की हार के बाद नेपोलियन के लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इस बार उसे सेंट हेलेना के एक बहुत दूर दराज द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मौत हो गई और इसके साथ ही यूरोप में फ्रांसीसी दबदबे का एक पूरा युग समाप्त हो गया। और विडंबना देखिए, जिस एक आदमी ने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया था, उसी के गिरने के बाद यूरोप ने शांति का सबसे लंबा दौर देखा। उसके साम्राज्य के खंडहरों पर कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप नाम का एक नया सिस्टम बना। इस सिस्टम ने देशों को बातचीत के जरिए मसले सुलझाने पर मजबूर किया और अगली एक सदी तक इस महाद्वीप को बड़े युद्धों से बचाए रखा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या नेपोलियन का अंत सिर्फ एक सम्राट का अंत था या फिर एक नए युग की शुरुआत? हाँ, उसने युद्ध से यूरोप को बदला, लेकिन उसकी हार ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। उसकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि एक अकेला इंसान भी इतिहास के बहाव को हमेशा के लिए मोड़ सकता है, चाहे वो जीते या हारे।